10th का पॉलिटी और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फेडरलिज्म हम पढ़ रहे हैं। और यह वीडियो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4। इसके पहले 3 वीडियोस किए इस चैप्टर के ऊपर जिसमें हमने पीछे के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आप दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, इस क्लास 9th के, क्लास 10th के और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए हमारे टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है इस वर्ड का, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है विकेंद्रीकरण। इसका सीधा मतलब ये है कि जब पावर को एक जगह पर नहीं रखा जाता है और बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि पावर कोई एक सरकार रखती है, पावर कई सरकारों में डिवाइडेड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, कुछ पावर्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ पावर्स आपके लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो देखिए पावर का जो डिवीजन होता है कि कुछ पावर ये रखे, कुछ पावर वो रखे, कुछ पावर दूसरा आदमी रखे, तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण। यानी एक तो होता है केंद्रीकरण जहां पर हम पावर को एक आदमी के पास लाते हैं, और विकेंद्रीकरण जिसमें हम पावर बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। तो अब हम इसके टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है इसमें। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि जो फेडरल सिस्टम होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें 2 या 2 से अधिक सरकार के लेवल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या फिर आपका ग्राम पंचायत। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो अब तक ऊपर हमने जो पढ़ा उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बात की। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं जहां की बहुत ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं डाइवर्सिटी है और बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो इस तरह के देश को सिर्फ इस 2 टायर से नहीं चलाया जा सकता है अच्छी तरह से। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो देखिए इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आपके यूरोप के जो देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनसे भी बड़ा है या फिर उनके बराबर है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर संख्या की बात करें, जनसंख्या की, तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रसिया की आबादी करीब 10 से 12 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी आपकी 20 करोड़ है। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है साइज में, यानी कि क्षेत्रफल में वो जर्मनी के बराबर है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें भी स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है उसके अंदर एक ही ग्रुप के लोग रहते हैं या फिर एक ही एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे आप देख लेंगे कर्नाटक में, आप देखेंगे तो कर्नाटक जो है वो 5 अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से मिलकर बना हुआ एक राज्य है। तो उसको उस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस तरीके से दूसरे स्टेट्स का भी यही हाल है। जैसे यूपी में भी आप देखेंगे तो पश्चिमी यूपी जो है और पूर्वी यूपी, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ज्योग्राफिकली हम बात करें और लोगों की जो नीड्स हैं इस हिसाब से भी। तो इन स्टेट्स में जो है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम स्टेट्स के लेवल पर भी सही तरीके से रूल नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ ये फेडरलिज्म, यही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम लेकर चलें। तो सही तरीके से हमें रूल करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। देयर इज अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो इसीलिए इन स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है स्टेट्स के अंदर भी उनको भी टैकल किया जा सके, उनको भी मैनेज सही तरीके से किया जा सके। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, उसमें एक और लेवल की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था, और ये जो थर्ड गवर्नमेंट आया, थर्ड या तो आपका ये ग्राम पंचायत हो सकता है या फिर जो म्युनिसिपैलिटी, जिसे कि हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। शहरों के लिए आपका म्युनिसिपैलिटी हो गया और गाँवों की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए ग्राम पंचायत। दिस इज द
रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये देखिए, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत ही जरूरी है। दस रिजल्टेड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो इसी नीड को ध्यान में रखते हुए एक नया टायर बनाया गया, गवर्नमेंट का एक नया टायर लाया गया जिससे कि कहा गया लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से मीनिंग दिया हुआ है कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से उसके कुछ पावर्स लेकर और लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। तो देखिए, जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन करने का कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों जाए, उसका रीजन यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सेटल किए जा सकते हैं आपके लोकल लेवल पर, और अगर आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसमें आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। People have better knowledge of problems in their localities. They have also better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. तो देखिए, जो लोग रहते हैं किसी खास इलाके में, फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव की बात करें तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है वो उन गांव के लोगों को ज़्यादा पता होगा मुकाबले कि आपका जो जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और उन लोगों को यह भी पता होगा कि हमें जो पैसा मिले इस गांव को, तो उस पैसे को कहाँ पे स्पेंड करना है इस गांव में, ताकि हमारे जो गांव हो उसका विकास हो सके। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए इस डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाया गया। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. तो देखिए, ये सिस्टम जब हम अपनाते हैं लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें जो पब्लिक है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गांव में अगर हम कोई काम कराने वाले हैं तो वहाँ किससे लोगों को हम कंसल्ट कर सकते हैं, एक मीटिंग बुलाकर या फिर एक सभा बुलाकर। लेकिन वहीं अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो पूरे देश में एक मीटिंग बुलाएगी और सभी लोगों से सलाह मशवरा करेगी। तो इस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट पर सरकारें, लोकल लेवल पर जो सरकारें होती है उसके डिसीजन मेकिंग में पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छा तरीका है ताकि एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी उसको बनाया जा सके, जहाँ पर लोगों का क्या कह सकते हैं कि लोग साथ में आते हैं, साथ मिलकर एक फैसला लेते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक मीनिंग ही है, जिसमें लोगों द्वारा फैसला लिया जाता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का जो नीड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी माना गया था, और उसके बाद ही बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि जो लोकल लेवल पर गांव है या फिर आपके शहर हैं उनको कुछ पावर दिए जा सके डिसेंट्रलाइजेशन करके। पंचायत इन, आगे बढ़ते हैं। Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in the all the states. तो देखिए, इसीलिए पंचायत विलेजेस में पंचायत बैठाए गए और शहरों में म्यूनसिपालिटीज बैठाए गए ताकि इस तरह के सिस्टम को लागू किया जा सके। बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन पहले ये जो होते थे म्यूनसिपालिटीज़ या फिर आपके विलेज पंचायत, ये डायरेक्टली आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और इन जो लोकल गवर्नमेंट्स थे यहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस भी नहीं हुआ करते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होते थे इनके पास ना अपना पैसा होता था ना अपना पावर होता था कि ये कुछ कर सके, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। तो रियलिटी में हम बात करें तो रियलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फायदा वैसा नहीं मिल रहा था। A major step taken toward decentralization was
मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो मैंने पिछले कई वीडियोस में भी बात किया था कि 1992 1993 में एक स्टेप लिया गया था जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था और जो थर्ड टायर है डेमोक्रेसी का यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता दी गई। तो इसके बाद क्या हुआ ये हम देख लेते हैं, यानी इस कानून के बनने के बाद। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संविधान के अनुसार इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में रेगुलर इलेक्शंस होना बहुत ही ज़रूरी है और इलेक्शंस को टाला नहीं जा सकता या फिर उससे ऐसा नहीं है कि कोई अगर आ गया सरकार में तो वो 10 साल 15 साल तक रह रहा है, जो कि 1992 के पहले हुआ करता था। और इसके बाद सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे इसके या फिर जो मेंबर्स थे लोकल गवर्नमेंट के, उनके लिए सीट्स रिजर्व किए गए उन गवर्नमेंट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इसके बाद एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वोमेन। इसके अलावा 1/3 पोजीशन जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व्ड है। An independent institution called State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि हर स्टेट में, हर राज्य में पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को देखेगा, करवाएगा। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने कुछ पावर और रेवेन्यू के स्रोत यानी पैसे आने के स्रोत शेयर करने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। और इस तरह के जो शेयरिंग है कि किसको क्या देना चाहिए, माने ग्राम पंचायत को क्या मिलना चाहिए, ये आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम इसके लिए बनाया गया। कुछ राज्यों में कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ राज्यों में नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से हर राज्य का रूल अलग अलग है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो पंचायती राज वर्ड यूज़ किया जाता है, नाम यूज़ किया जाता है इस लोकल गवर्नमेंट के लिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। तो बहुत सारे राज्यों में एक गांव का एक ग्राम पंचायत होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कई गांवों का मिलकर एक ग्राम पंचायत होता है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। तो देखिए ये एक तरीके का काउंसिल होता है जहां पर वार्ड मेंबर्स चुनकर आते हैं हर एक वार्ड से, और एक पूरे गांव का हेड होता है जिसे कि हम प्रेसिडेंट या फिर सरपंच कहते हैं, और बहुत जगहों पर मुखिया भी कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। तो देखिए ये जो मेंबर्स होते हैं इनको डायरेक्टली चुना जाता है वार्ड के मेंबर्स, वार्ड के एडल्ट लोगों द्वारा, यानी एक एज के मेरा मतलब है कि 18 साल से ऊपर के जो जितने भी लोग हैं उनके द्वारा। जैसे कि वार्ड के मेंबर जो हैं उनके लिए आपके एक वार्ड में इलेक्शन होता है, और वार्ड के जो पूरे गांव के जो हेड होते हैं उनके लिए विलेज में इलेक्शन होता है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये पूरे गांव के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में काम करती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो पंचायत है ये काम करती है सुपरविजन में, ग्राम सभा के सुपरविजन में। तो ग्राम सभा आप जानते ही होंगे जहां पर पूरे गाँव के लोग बैठते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। तो देखिए जो वोटर्स होते हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, यानी कि जो ग्राम सभा मीटिंग बुलाई जाती है गांव के लोगों की, वो उसमें ये सभी वोटर्स लोग आते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो देखिए इसके लिए 2 से 3 बार मीटिंग करनी होती है साल में, ताकि गाँव ये जो ग्राम पंचायत है उसका बजट पास किया जा सके और परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके कि आखिर परफॉर्मेंस कैसा है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो आपका सिर्फ लोकल लेवल पर ही है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक काम करती है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो देखिए कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ग्रुप उसका बना दिया जाता है जिसे कि हम पंचायत समिति कहते हैं, या फिर ब्लॉक लेवल पर होता है, या फिर जिसे कि हम मंडल भी कहते हैं।
द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो देखिए इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है जितने भी पंचायत मेंबर जीत कर आए हैं उस इलाके में, और जिस इलाके का ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, ऊपर मैं कर देता हूं, कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो देखिए ये सभी इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी आपके ये मंडल लेवल के जितने भी आपके पंचायत समिति हो गए वो सभी मिलाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला लेवल पर आपको जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। तो जितने भी मेंबर्स हैं ज़्यादातर मेंबर्स इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। तो देखिए ये जो जिला परिषद होता है इसमें आपके जितने भी आपके पंचायत समिति के सदस्य हो गए वो मेंबर होते हैं, फिर आपके ये जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एमएलएज हैं वो मेंबर्स होते हैं, और दूसरे ऑफिसर्स जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट के वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो इस पूरे बॉडी का हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। तो इसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं शहरों के लिए वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। शहरों में म्यूनसिपालिटीज बैठाया जाता है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। जो बड़े शहर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जितने भी आपके म्युनिसिपैलिटीज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है इलेक्टेड बोर्ड मेंबर्स द्वारा, जो कि इलेक्ट किए गए हैं लोगों द्वारा। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। तो देखिए जो आपके नगर निगम जिसे कि हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पर आपका मेयर होता है हेड, लेकिन जो आपका नगर पालिका है जिसे कि हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं उसका हेड म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है, उसका अध्यक्ष होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्सपेरिमेंट का, उसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ लिखा गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो देखिए हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो वो कैसे, तो देखिए देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो देखिए पूरे देश में करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पंचायत में या फिर म्युनिसिपैलिटीज में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। दिस नंबर इज बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो नंबर है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका पॉपुलेशन भी इतना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो देखिए जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 1992 के रिफॉर्म के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, उसने डेमोक्रेसी को एकदम जड़ों तक, पूरे देश के जड़ों तक, यानी हर एक गांव तक, हर एक वार्ड तक पहुंचाने में उसने मदद किया है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वोमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। तो देखिए इस सिस्टम ने वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और उनके वॉइस को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। उसका रीज़न यह है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उनमें वोमेंस के लिए करीब मिनिमम 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व होते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो देखिए जो इलेक्शंस का जो सिस्टम है वो तो सही तरीके से काम करता है, लोग इलेक्शन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और लीडर बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग में ग्राम सभा को बुलाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे जो लीडर्स चुनकर आते हैं वो ग्राम सभा बुलाते नहीं हैं या फिर किसी और रीजन से ग्राम सभा होता नहीं है। तो इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें लोग डायरेक्टली सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स
हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने पावर भी पूरी तरीके से नहीं ट्रांसफर किया है लोकल गवर्नमेंट्स को, नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे भी नहीं प्रोवाइड किए हैं गांवों को। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए हम अभी जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल हम लेके चले थे कि ऐसा हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और हमें अभी बहुत दूर जाना है, तब हम सही तरीके से कर पाएंगे काम। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर